अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो हमेशा अमन की बात करता है, दूसरों के तनाज़ात हल करवाता है और दुनिया की ताकतवर हुकूमतें भी जहां मुज़ाकरात के लिए जाती है, और अचानक वही मुल्क जंग का शिकार बन जाए तो क्या होगा। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत पर हमला करके न सिर्फ मशरिक़ वस्ता को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर इसराइल ने कतर जैसे अमन पसंद मुल्क को निशाना क्यों बनाया? इस हमले के पीछे असल खेल क्या है और क्या कतर इस हमले का जवाब देगा या खामोशी इख्तियार करेगा? तो आइए इस पूरे पस मंजर को समझते हैं। कतर बज़ाहिर रकबे में छोटा है, लेकिन असर व रसूख के लिहाज से बहुत बड़ा है। खलीजी ममालिक में ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बेपनाह दौलत है। कुदरती गैस और LNG की दौलत ने कतर को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया। यहाँ के लोग दुनिया के बेहतरीन सहूलियात से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन कतर की असल ताकत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इसकी खारजा पॉलिसी है। कतर ने हमेशा ये तअस्सुर दिया है कि वो हर तनाज़े को बातचीत से हल करना चाहता है, चाहे वो इसराइल और फलस्तीन की जंगबंदी हो या अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात हो। कतर ने अपने दरवाजे सबके लिए खोले हैं, इसलिए दोहा को डिप्लोमेसी का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी कतर में है, लेकिन साथ ही कतर ने हमास के रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए जगह दी है। यही वजह है कि कतर सबके साथ बात करने की पॉलिसी पर यकीन रखता है, और यही इसकी ताकत भी है और शायद कमजोरी भी। 9 सितंबर 2025 को अचानक एक खबर दुनिया को हिला देती है। इसराइल ने दोहा के करीब एक कंपाउंड पर मिसाइल दागे। ये कंपाउंड हमास के रहनुमाओं का ठिकाना था, जो कतर की मेजबानी में मुज़ाकरात के लिए मौजूद थे। धमाका इतना शदीद था कि इमारत के कई हिस्से तबाह हो गए। 6 अफराद मारे गए, जिनमें एक कतरी सिक्योरिटी अहलकार और चंद आम शहरी भी शामिल थे। इसराइल का दावा था कि वो सिर्फ हमास के रहनुमाओं को निशाना बना रहा था, लेकिन कतर ने इसे अपनी खुदमुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया। इसने कहा कि इसराइल ने एक आजाद मुल्क के दारुल हुकूमत को निशाना बनाकर इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियां उड़ा दी है। ये हमला कतर के लिए सिर्फ जानी नुकसान नहीं था, बल्कि इसके वकार और एतमाद पर भी कारी ज़रब थी। दुनिया भर में सवाल उठने लगे कि क्या अब कतर भी जंग का मैदान बनने जा रहा है। ये हमला कतर के लिए एक बड़े दचके के मुतरादिफ था। एक तरफ इंसानी जानों का नुकसान और दूसरी तरफ ये तअस्सुर कि अब कतर भी मुज़ाकरात के लिए महफूज जगह नहीं रहा। लेकिन कतर की हुकूमत ने फौरी तौर पर सख्त एहतजाज किया और कहा कि ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुंह पर तमाचा है। इस्लामी ममालिक ने भी हंगामी अजलास बुलाया। तुर्की, ईरान और कई अरब ममालिक ने इसराइल के इस अक़दाम की मज़म्मत की। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी एहतियात से मगर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि किसी मुल्क की खुदमुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल है। अमेरिका एक मुश्किल पोजीशन में आ गया, क्योंकि एक तरफ इसराइल इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी है और दूसरी तरफ कतर वो मुल्क है जहां इसका सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक आया कि अमेरिका को इस हमले का पहले से इल्म था, लेकिन इसने कतर को खबरदार नहीं किया। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये कतर और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार डाल सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कतर इस हमले का जवाब कैसे देगा? क्या वो भी इसराइल के खिलाफ मिसाइल चलाएगा? लेकिन हकीकत ये है कि कतर के पास दिफाई सलाहियत मौजूद है, लेकिन बराह रास्त इसराइल से टक्कर लेना इंतहाई खतरनाक होगा। इसकी मईशत और सलामती दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ज्यादा इम्कान यही है कि कतर अस्करी रद्द-ए-अमल देने की बजाय सफारती और सियासी महाज पर लड़ेगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा में अपना आवाज बुलंद करेगा, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। इसके साथ साथ वो अपने दिफाई मुआहिदों को मजबूत करेगा
تاکہ آئندہ ایسے حملوں سے بچ سکے، لیکن قطر کی خاموشی بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ سخت رد عمل نہیں دیتا تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی اور دنیا اسے کمزور ملک سمجھ سکتی ہے۔ یہ واقعہ صرف قطر تک محدود نہیں رہا، اس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے مذاکرات اب مزید مشکل ہو گئے ہیں کیونکہ ثالثی کا سب سے بڑا مرکز ہی کمزور ہو گیا ہے۔ سعودی عرب، UAE اور دوسرے خلیجی ممالک بھی سخت پریشان ہیں کیونکہ اگر آج اسرائیل اپنے میزائل قطر میں برسا سکتا ہے تو کل ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیجی ممالک اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے بھی یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ وہ ایک طرف اسرائیل کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ قطر کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ توازن برقرار رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ حملہ ایک سوال چھوڑ گیا ہے۔ اگر ایک آزاد ملک کے دارالحکومت پر حملہ جائز ہو گیا تو پھر دنیا میں کون محفوظ ہے؟ علاوہ ازیں پاکستان اور سعودی عرب نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے جس میں طے پایا گیا ہے کہ اگر کسی ملک نے پاکستان یا سعودی عرب پر حملہ کیا تو یہ دونوں ممالک پر حملے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ اسرائیل نے اپنی سرحدوں سے باہر کارروائی کی ہو۔ اس سے پہلے وہ ایران، شام اور فلسطین کے علاقوں میں کئی بار حملے کر چکا ہے، لیکن قطر پر حملہ الگ نوعیت کا ہے کیونکہ قطر وہ ملک ہے جو ہمیشہ امن قائم کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا ہے اور امریکہ کا قریبی اتحادی بھی ہے۔ اس وجہ سے دنیا نے اس واقعے کو زیادہ سنجیدگی سے لیا ہے۔ پیارے دوستو، قطر ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی ساکھ تباہ ہو سکتی ہے اور اگر وہ سخت جواب دیتا ہے تو خطہ ایک اور بڑی جنگ میں جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے واضح پیغام دیا ہے کہ اس کے دشمن جہاں بھی ہو وہ انہیں ختم کرنے سے ہرگز نہیں ہچکچائے گا۔ لیکن یہ پیغام صرف حماس کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کے لیے ہے۔ اب قطر کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھے اور دنیا کو یہ دکھائے کہ امن قائم کرنے والے ملک بھی کبھی کمزور نہیں ہوتے۔